तो अब देखते हैं इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जब किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को क्या होता है। तो सबसे पहले जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट होता है जब किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है डायबिटीज़ में, तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जैसे ही किडनी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाती है। विद एडवांस रीनल इनसफिशिएंसी द इंसुलिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस। तो ये क्यों होता है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट क्यों कम हो जाती है जैसे किडनी का फंक्शन डिटीरियोरेट होता है डायबिटीज़ में। तो ये इसलिए होता है बिकॉज उसमें जो इंसुलिन बाइंडिंग एंटीबॉडीज होती है जो एल्बुमिन के साथ बाउंड होती है वो यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि इंसुलिन बाइंडिंग एंटीबॉडीज नहीं रहती है ब्लड में जो कि इंसुलिन को कम कर सके, तो इंसुलिन बड़ा हुआ रहता है जिसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है। दूसरा कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन का जो डिग्रेडेशन का जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है, इसलिए इंसुलिन काफी रहता है बॉडी में, तो इसलिए रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि यूरीमिया होता है जिसकी वजह से इंपेयर्ड नियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है यूरीमिया की वजह से, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट फर्दर कम हो जाती है इंसुलिन की। अब यहाँ देखते हैं कि डेली इंसुलिन प्रोडक्शन जो नॉर्मल हेल्दी नॉन ओबीज अडल्ट में कितना होता है वो होता है 25 यूनिट्स, तो ये डेली रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की। अब देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो डायबिटीज में होती है क्या क्या होती है। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन होता है विद इन दी ओरल कैविटी जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोपेरेसिस डायबिटिकोरम, इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक एटोनिया रहता है और गैस्ट्रिक फूड का स्टेसिस हो जाता है। इसके बाद मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं गॉल ब्लैडर के, इसोफेगस के, स्टोमक के और कोलोन के। इसके बाद पेशेंट को गोरोनिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। डायबिटिक एंटीरोपैथी हो सकता है जिसकी वजह से डायरिया होता है पेशेंट को। इसके बाद क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस होता है जिसकी वजह से स्टियोटोरिया होता है पेशेंट को। इसके बाद फैटी लिवर डिजीज, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ पायोजेनिक लीवर एब्सेस का रिस्क भी बढ़ जाता है पायोजेनिक। इसके बाद ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। साथ में इनको होता है पेरीओडेंटाइटिस, रेक्टल एंड इशियोरेक्टल एब्सेसिस जिनका ब्लड शुगर पुअरली कंट्रोल होता है। अब देखते हैं कि डायरिया और स्टिटोरिया डायबिटीज में क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है इसमें एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, जो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो हैम्पर्ड हो जाता है, उसकी वजह से डायरिया और स्टिटोरिया होता है। इसके साथ डायबिटीज के साथ को एक्जिस्टेंट सीलियक डिजीज भी होता है जिसकी वजह से डायरिया होता है। साथ में इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है एबनॉर्मली। इसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है जिसको हम डायबिटिक डायरिया भी कहते हैं। अब देखते हैं कि स्किन मैनिफेस्टेशन डायबिटीज की क्या क्या होती है। तो डायबिटीज में स्किन में क्या क्या होता है, इसमें रिकरेंट बॉयल्स हो सकते हैं, अपसेस हो सकता है, कार्बंकल्स हो सकते हैं, बार बार कार्बंकल्स बॉयल्स अपसेस हो सकता है इन पेशेंट्स में। इसके बाद ब्लैनोफास्टाइटिस हो सकता है। ब्लैनोफास्टाइटिस क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है ग्लांस पैरेंस की जिसे बैलानाइटिस कहते हैं, और जब परप्यूस की इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम फास्टाइटिस कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ब्लानोफास्टाइटिस भी स्किन मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज़ में। इसके अलावा वल्वा की इन्फ्लेमेशन होती है जिसे वल्वल मोनिलियासिस कह सकते हैं, या फिर परुराइटिस वल्वा भी होता है, इसमें इची वल्वे रहते हैं, बहुत इचिंग होती है इनको वल्वा एरिया में। इसके अलावा इनको वाउंड जो होता है वो उनका हीलिंग डिलेड हो जाता है, डिलेड वाउंड हीलिंग होता है। इसके बाद स्किन में फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस आप स्किन कह सकते हैं, कैंडिडियासिस हो जाता है स्किन को। इसके अलावा इनको ब्लिस्टर्स बनते हैं जो कि फीट्स और हैंड्स में देखे जाते हैं, इनको ब्लिस्टर्स बहुत सारे ब्लिस्टर्स बनते हैं, या फिर बुल्ले भी बन सकते हैं जिसे हम कहते हैं बुल्लोसिस डायबिटिकोरम। इसके अलावा इनमें ग्रैनुलोमा एनुलेरे होता है और विटिलिगो होता है। अब देखते हैं कि डायबिटिक डर्मोपैथी भी स्किन मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि स्मॉल राउंडेड ब्राउन प्लेक्स बनते हैं, स्मॉल राउंडेड ब्राउन प्लेक्स बनते हैं जिनका बॉर्डर जो होता है वो रेज हो जाता है और ये हाइपर पिगमेंटेड होते हैं और स्केली होते हैं, और ये एंटीरियर टिबियल सरफेस पे देखने को मिलते हैं। इसे हम शिन स्पॉट्स भी कहते हैं या स्पॉटेड लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा ज़ैंथोमास बन सकते हैं जिसे इरप्टिव ज़ैंथोमा कहते हैं। इसके बाद नेक्रोबायोसिस लिपोडिका डायबिटिकोरम, नेक्रोबायोसिस लिपोडिका डायबिटिकोरम भी इनमें होता है। इसमें क्या होता है कि येलोइश प्लेक लाइक लीजन बनते हैं जिनका बॉर्डर ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश बॉर्डर येलोइश प्लेक लाइक लीजन, और इनका जो सेंटर होता है वो एट्रॉफिक सेंटर होता है और ये शिन पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाइपो एट्रॉफी और लाइपो हाइपरट्रॉफी दोनों मिल सकता है, एट्रॉफी भी और हाइपरट्रॉफी भी, जो कि इंसुलिन इंजेक्शन की वजह से होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स की रैश भी हो सकता है इनमें। इसके अलावा डायबिटिक फुट होता है जो कि एस्कीमिया की वजह से और न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक अल्सर मिल सकता है, डायबिटिक फुट का गैंग्रीन भी हो सकता है। इसके अलावा और स्किन मैनिफेस्टेशन मिलती है जैसे कि डुपिट्रेंस कंट्रैक्शन मिल सकता है, और स्क्लेरोडर्मा लाइक स्किन मिल सकती है, स्क्लेरोडर्मा लाइक स्किन लीजन जिसमें क्या होता है कि टाइट वैक्सी स्किन होती है जो कि शोल्डर के ऊपर और अपर बैक के ऊपर देखने को मिलती है, इसे हम स्क्लेरोडर्मा डायबिटिकोरम भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें एक प्रेयर साइन मिलता है, इसमें क्या होता है चीरियो आर्थ्रोपैथी होता है, चीरियो आर्थ्रोपैथी इसमें क्या होता है स्टिफ हैंड सिंड्रोम या फिर लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी की जॉइंट की वो लिमिटेड हो जाती है। इसमें माइल्ड फिक्स्ड कर्वेचर मिलता है फिंगर्स का, इसमें माइल्ड फिक्स्ड कर्वेचर हो जाता है फिंगर्स का, और जब भी हम इस पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना हैंड और फिंगर्स फ्लैट रखो सरफेस पे तो ये नहीं रख पाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेयर साइन या फिर चीरियो आर्थ्रोपैथी या फिर स्टिफ हैंड सिंड्रोम, या जिसमें जॉइंट मोबिलिटी की लिमिटेड हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन मिलता है जिसे हम कहते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। इसके अलावा अल्सर्स मिलते हैं जो न्यूरोपैथिक हो सकते हैं या फिर आर्टीरियल डिजीज की वजह से अल्सर हो सकते हैं। स्पेशली अल्सर जो मिलते हैं वो लेग्स में मिलते हैं और सोल्स ऑफ द फीट में मिलते हैं। इसके अलावा लाइपोएट्रॉफी और लाइपर हाइपरट्रॉफी, ये पहले भी बता दिया कि लोकलाइज्ड एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी ऑफ सबक्यूटेनियस फैट का होता है रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ स्किन मैनिफेस्टेशन है जो डायबिटीज में मिलती है। अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन ऑफ फूड को एग्जामिन करने की क्या इंपॉर्टेंस है डायबिटीज के केस में। तो सबसे पहले फूड में हमें अल्सरेशन ढूंढना होता है, इसके बाद कैलोसिटी देखना होता है, स्किन ऑफ द सोल की जो स्किन होती है उसमें कैलोसिटी देखना है, क्रैक्स और फिशेस देखने हैं, कलर देखना है स्किन का जो कि साइनोटिक ह्यू दे सकता है हमारा स्किन कलर फूड में। इसके अलावा स्वेटिंग का लॉस हो सकता है फूड में जिसे कहते हैं एनहाइड्रोसिस, क्लार्ड अप टोज हो सकते हैं जो कि फीचर है न्यूरोपैथी का। इसके अलावा डिजिटल गैंग्रीन, फंगल इन्फेक्शन इन द नेल्स और इन बिटवीन द टोज हमें ये देखने को मिलता है। टेम्परेचर ऑफ द स्किन जो होता है वो कोल्ड हो सकता है फीट में बिकॉज ऑफ एस्कीमिया की वजह से। पल्सेशन जो होती है जो आर्टीरिया डॉर्सैलिस पीडिस में देखना, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में पल्सेशन देखना जो कि कम हो सकता है, डिक्रीज पल्सेशन बिकॉज ऑफ इसमें एंजियोपैथी होती है, माइक्रो एंजियोपैथी, जिसकी वजह से पल्सेशन कम हो सकता है। एंकल जर्क लॉस्ट हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे, वाइब्रेशन सेंस भी लॉस्ट हो सकता है डायबिटीज के साथ जब न्यूरोपैथी हो जाए। उसके अलावा एडीमा हो सकता है, सूजन हो सकता है जो कि जब किडनी इन्वॉल्व होता है नेफ्रोपैथी में एडीमा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फूड डिफॉर्मिटी मिलता है जैसे कि आगे चार कोर्स आर्थोपैथी होता है उसमें फूड डिफॉर्मिटी भी मिलता है देखने को। और जब डायबिटिक फूड का जो अल्सर होता है वो किस वजह से होता है, वो एस्कीमिया की वजह से हो सकता है। एस्कीमिया क्यों होता है, माइक्रोएंजियोपैथी की वजह से या फिर एसोसिएटेड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर न्यूरो की पैथी की वजह से फूड अल्सर देखने को मिलता है।
इसके अलावा कभी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है न्यूरोपैथी के साथ साथ, तब भी फुट अल्सर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि कॉजेज ऑफ लेग अल्सरेशन क्या क्या है और उसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज ऑफ लेग अल्सर। लेग अल्सर जो भी होता है डायबिटीज में जो प्रेजेंट होता है लोअर लेग में, और वो यूजुअली जो होता है वो वास्कुलर डिजीज की वजह से होता है, और जो इनका साइट होता है वो एक इंडिकेट करता है कि कौन सी अंडरलाइन इटियोलॉजी है, जहाँ पे साइट ऑफ अल्सर जहाँ पर भी होगा वो इटियोलॉजी इंडिकेट करेगा कि अंडरलाइन इटियोलॉजी क्या हो सकती है। अब देखें कि जो वीनस डिजीज जिसकी वजह से अल्सर होता है उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है डायबिटीज, जैसे वेरिकोज वेन्स हो गया, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया, डीप वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई फ्रॉम पेल्विक ग्रोथ की वजह से या फिर इनकम्प्लीटेड वेल्व्स। इसके अलावा आर्टीरियल डिजीज भी कर सकती है अल्सर, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्जर डिजीज, वास्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल डिजीज में डायबिटीज मेलाइटिस, वास्कुलाइटिस। न्यूरोपैथी में डायबिटीज मेलाइटिस, लेप्रोसी, पोलीन्यूरोपैथी ड्यू टू एनी कॉज या सिफिलिस। हेमरेजिकल कंडीशन होती है जिनमें लेग अल्सरेशन होता है, जैसे कि सिकल सेल डिजीज, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। और कॉजेज लेग अल्सर में ट्यूमर हो सकता है, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया, कैपोसी सार्कोमा हो गया, मेलानोमा हो गया, बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया, ये ट्यूमर्स भी कर सकते हैं लेग अल्सर। इसके अलावा ट्रोमा भी कर सकता है लेग अल्सर, फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक अल्सर, इंजरी की वजह से, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की वजह से, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी की वजह से भी अल्सर हो सकता है, या फिर क्रोनिक एटोपिक एक्जिमा की वजह से भी लेग अल्सरेशन हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में भी अल्सर हो सकता है, लेप्रोसी, सिफिलिस, याज, माइकोटिक फंगल इन्फेक्शन, ट्रॉपिकल अल्सर। अब मिसलिनियस कॉजेज जिसमें लेग अल्सर हो सकता है वो है हमारा पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड लिम्फेडिमा। अब बेसिक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, सबसे पहले हमने टेम्परेचर देखना है स्किन का, साइट ऑफ अल्सर देखना है, वीनस में ज़्यादातर लोअर लेग में देखने को मिलता है, एंकल विद पिगमेंटेशन हो सकता है वीनस केस में, आर्टीरियल केस में हमें शीन पे देखने को मिलता है, फुट में देखने को मिलता है, वास्कुलाइटिस के केस में शीन में, अपर लेग में, और पेनफुल होते हैं वास्कुलाइटिस के अल्सर। न्यूरोपैथी में हील में देखने को मिलता है, बॉल ऑफ द ग्रेट टो में देखने को मिलता है और वो पेनलेस होते हैं। इसके बाद हमने पेरिफेरल आर्टीरियल पल्सेस देखना है, एंकल जग देखना है, वाइब्रेशन सेंस देखना है, एडिमा देखना है, लोकल साइनोटिक ह्यू देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, थिकन्ड पेरिफेरल नर्व्स देखना है। तो ये सारे हमने बेसिक एग्जामिनेशन होती है जो कि हमने करनी है।